राम राम साथियों, मैं अनिल चौधरी कृषिवर्ष द यूनिवर्स ऑफ एग्रीकल्चर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि पता है आपको साथियों, अपनी जनरल एग्रीकल्चर की सीरीज चल रही थी जिसके अंदर अपन ने 6 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, आप वहां जाके वो पार्ट देख सकते हैं, जिसके अंदर अपन ने जेट और सीयूटी के अंदर जितने भी अपन जनरल एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस आते हैं उनको डिटेल्स में पढ़ा है। कुछ टॉपिक्स है उनको डिटेल्स में देखा है, जो बेसिक टॉपिक्स है अपने जनरल एग्रीकल्चर के, और उनसे हर बार जेट हो या सीयूटी हो, हर बार उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उनको अपन डिटेल से पढ़ते चल रहे हैं साथियों। तो आपने अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल कृषिवर्ष द यूनिवर्स ऑफ एग्रीकल्चर पर देख सकते हैं। और ये आज का अपना साथियों 7वां पार्ट है। इसके अंदर अपन पढ़ेंगे शुष्क खेती के बारे में कि शुष्क खेती क्या होती है, कैसे करते हैं, और साथ ही वर्षा के आधार पर शुष्क खेती के कितने प्रकार होते हैं, और जहां पर सिंचाई जल की आपूर्ति नहीं हो पाती वहां पर खेती किस तरीके से होती है। इन सभी चीजों के बारे में अपन डिटेल बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर साथियों। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल कृषिवर्ष द यूनिवर्स ऑफ एग्रीकल्चर को सब्सक्राइब करें साथियों। तो चलिए आज का अपन टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। अपना टॉपिक है साथियों शुष्क भूमि कृषि, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। इसके बारे में अपन बात करेंगे कि शुष्क भूमि कृषि क्या होती है, कैसे करते हैं और इसकी कितने प्रकार हैं, और जहां पर सिंचाई जल की आपूर्ति नहीं हो पाती वहां पर अपन खेती कैसे करते हैं साथियों। तो अपन नेक्स्ट है अपना जो अपने शुष्क कृषि अनुसंधान केंद्र है, ड्राई फार्मिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। कुछ इंस्टीट्यूट हैं साथियों जो शुष्क खेती को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए हैं, उनके बारे में अपन बात करेंगे कि पहला शुष्क जो इंस्टीट्यूट है या शुष्क अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ स्थापित हुआ, कब स्थापित हुआ, उन चीजों के बारे में अपन साथियों बात करेंगे इसके अंदर। कि पहला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ, अपना कृषि अनुसंधान केंद्र। तो भारत में पहला कृषि अनुसंधान केंद्र ड्राई फार्मिंग रिसर्च स्टेशन मंजरी पुणे महाराष्ट्र में 1923 में स्थापित हुआ साथियों। जो अपना पहला शुष्क अनुसंधान केंद्र था वो 1923 में स्थापित हुआ पुणे महाराष्ट्र के अंदर, जो एक मंजरी पड़ता है, मंजरी पुणे महाराष्ट्र में ये स्थापित हुआ साथियों। सेकंड है अपना ICRISAT इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान। ये कहाँ है, ये अपने हैदराबाद तेलंगाना में 1972 के अंदर साथियों स्टार्ट हुआ। जो अपना हैदराबाद है उसके अंदर 1972 में स्टार्ट हुआ ICRISAT इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स साथियों। ये 1972 के अंदर स्टार्ट हुआ हैदराबाद तेलंगाना में साथियों। थर्ड है अपना CAZRI सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, काजरी जोधपुर राजस्थान के अंदर 1959 में ये स्टार्ट हुआ साथियों। जो अपना थर्ड है वो सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, काजरी जोधपुर राजस्थान में 1959 के अंदर स्थापित हुआ साथियों। नेक्स्ट है अपना AFRI एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान साथियों। ये जोधपुर के अंदर 30 जून 1987 को स्टार्ट हुआ साथियों। जो राजस्थान के अंदर जोधपुर है उसके अंदर 30 जून 1987 के अंदर स्टार्ट हुआ साथियों AFRI यानी एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट साथियों। अपना पांचवा है साथियों, पांचवा है CIAH सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, बीकानेर राजस्थान के अंदर 1993 के अंदर ये स्टार्ट हुआ साथियों। बीकानेर राजस्थान में 1993 के अंदर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर ये स्टार्ट हुआ। तो ये अपने इंस्टीट्यूट थे कृषि अनुसंधान केंद्र, जो शुष्क कृषि अनुसंधान केंद्र थे ये थे अपने कुछ, तो इनको आप नोट कर लीजिए। ये इंपोर्टेंट जितने भी, जो फर्स्ट स्टार्ट हुआ, फर्स्ट कभी स्टार्ट हुआ भारत में पहला शुष्क कृषि अनुसंधान केंद्र मंजरी पुणे महाराष्ट्र में 1923 के अंदर स्टार्ट हुआ। उसके बाद कभी स्टार्ट हुआ, उसके बाद हैदराबाद में 1972 में स्टार्ट हुआ। फिर उसके बाद 1959 के अंदर जोधपुर के अंदर स्टार्ट हुआ साथियों। फिर उसके बाद अपना जोधपुर में 30 जून 1987 को स्टार्ट हुआ, और फिर 1993 के अंदर बीकानेर राजस्थान में स्थापित हुआ। तो ये अपने कुछ शुष्क कृषि अनुसंधान केंद्र थे, ड्राई फार्मिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। आप इन्हें नोट कर सकते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें इनका स्क्रीनशॉट लेते हैं। कुछ इंपोर्टेंट जो अपने अनुसंधान केंद्र हैं वो थे साथियों।
एक बार मैं इनको इरेज कर देता हूं ताकि आपको नोट करने में थोड़ी आसानी हो। ये अपना 5वां है, आप नोट कर सकते हैं। अभी इनको स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नोट कर लिया, आगे बढ़ते हैं अपन। अब बात करते हैं शुष्क भूमि कृषि क्या है साथियों। पूरी तरह वर्षा की स्थिति पर फसलों की खेती करना। पूरी तरह से वर्षा की स्थिति पर फसलों की खेती करना, कि पूरी तरह से शुष्क खेती वर्षा पर निर्भर करती है, वर्षा जल पर निर्भर करती है। अगर वर्षा होगी तो खेती होगी, नहीं खेती नहीं होगी। इसका मतलब यह है साथियों। तो अब बात करते हैं भारत में शुद्ध बुआई क्षेत्र। अपना जो भारत है उसके अंदर जो कुल बुआई क्षेत्र है वो 142 मिलियन हेक्टेयर है साथियों। कितना है अपने भारत के अंदर बुआई क्षेत्र? 142 मिलियन हेक्टेयर है साथियों। उसमें से साथियों 95 मिलियन हेक्टेयर यानी 67% में वर्षा आधारित रेनफेड कृषि की जाती है साथियों। जो अपने भारत के अंदर कुल बुआई क्षेत्र है 142 मिलियन हेक्टेयर, उसमें से साथियों 95 मिलियन हेक्टेयर यानी 67% पर ओनली वर्षा पर आधारित खेती की जाती है। 100 में से कितना परसेंट? 67% पर आप लोग वर्षा पर आधारित खेती करते हैं साथियों। नेक्स्ट है अपना शुष्क भूमि कृषि में लगभग 91% क्षेत्रफल अनाज। 91% क्षेत्रफल पर क्या होता है? अनाज होता है साथियों। 91% दलहन, जिसमें चना और अरहर आ गया साथियों, है ना, कि 91% पर दलहनी फसलें होती है जिसमें चना व अरहर आ गया। 80% पर तिलहनी होती है। 65% पर कपास होता है। 60% पर चावल होता है और 19% पर साथियों गेहूं शामिल है। तो साथियों ये है अपनी शुष्क भूमि कृषि में कितने परसेंट पर कौन सी खेती की जाती है उसके बारे में। नेक्स्ट है अपना साथियों शुष्क भूमि कृषि का खाद्यान्न उत्पादन में लगभग 42% योगदान है। जो अपना खाद्यान्न उत्पादन है या खाद्यान्न वाली फसलें हैं उनमें कितना परसेंट योगदान है शुष्क भूमि का, यानी शुष्क भूमि कृषि का। तो उसके अंदर शुष्क भूमि कृषि का 42% योगदान है 100 में से साथियों। 100 में से कितना परसेंट योगदान है? 42% योगदान है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो शुष्क भूमि कृषि के बारे में है। आप इन्हें नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, हमने कंप्लीट डिटेल्स में बात करनी है इस वीडियो के अंदर शुष्क भूमि कृषि के बारे में। तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आप अपने नोट्स बनाते चलें। ये बहुत ही बेहतरीन नोट्स हैं, आप इन्हें अपने हिसाब से बना सकते हैं या इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर इनको ये पैनल पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम कृषिवश द यूनिवर्स ऑफ एग्रीकल्चर को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको ये कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी साथ में। तो मैं इसको एक बार क्लियर कर देता हूं ताकि आपको आसानी हो नोट करने में। और नोट करना चाहिए नोट कर सकते हैं। और ये पॉइंट्स हैं जो मेजर पॉइंट्स हैं, इनमें फालतू चीजें कुछ नहीं है। जो मेन पॉइंट्स है जो शुष्क भूमि के बारे में हर बार कंपटीशन एग्जामों में पूछे जाते हैं वो पॉइंट्स हैं, आप इन्हें नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिया तो आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट है अपना, नेक्स्ट बात करेंगे अपन जो अपन ने पीछे देखा ना, यहाँ पे प्राप्त वर्षा के आधार पर शुष्क भूमि कृषि 3 श्रेणियों में बांटा गया है। जो बरसात होती है उसके हिसाब से शुष्क भूमि कृषि को 3 भागों में बांटा गया है साथियों। उनके बारे में अपन डिटेल्स में इसके अंदर बात करेंगे। अपने फर्स्ट टाइप है यहाँ पर साथियों अपना सूखी शुष्क खेती, ड्राई फार्मिंग। ड्राई फार्मिंग किसे कहते हैं साथियों, इसके बारे में अपन इसमें बात करेंगे। तो उन क्षेत्रों में फसलों की खेती जहां पर वार्षिक वर्षा 750 mm से कम होती है साथियों, उन क्षेत्रों में कृषि जहां पर वार्षिक वर्षा 750 मिमी से कम होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं साथियों ड्राई फार्मिंग, यानी सूखी या शुष्क खेती उसे कहते हैं साथियों। तो इसके अंदर बात करते हैं अपन आगे। फसल अवधि के दौरान लंबे समय तक जलवायु शुष्क रहने के कारण फसलें खराब होना सबसे आम यानी कॉमन बात है। क्या सिस्टम है इसमें?
कि इसके अंदर अधिक समय तक नमी ना रहने के कारण या जलवायु शुष्क रहने के कारण फसलें खराब होना इसके अंदर आम बात है। इसमें फसलें बहुत ज्यादा खराब होती हैं क्योंकि बरसात ही है जो 750 mm से कम होती है साथियों। तो वहां पर तो जाहिर है नमी जमीन के अंदर रहेगी नहीं, तो खेती होगी नहीं साथियों। तो उसमें तो सीधा सा सिस्टम है कि वहां के तो फसलें खराब होंगी साथियों। नेक्स्ट अपना पॉइंट है नमी संरक्षण क्रियाओं की मदद से शुष्क क्षेत्रों में शुष्क खेती की जाती है। इसमें क्या किया जाता है साथियों, इसमें नमी संरक्षण क्रियाएं अपनाई जाती हैं कि अपन भूमि में कैसे नमी को रोक के रखें, उसके बाद ही इसमें खेती करना संभव है। क्योंकि वार्षिक वर्षा दर तो आपको पता ही है 750 mm से कम है, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है कि अपनी नमी बनी रहेगी खेत में। नमी बिल्कुल नहीं बनी रहेगी, आपको नमी को बना के रखना पड़ेगा इसके अंदर, ये सिस्टम है साथियों। नेक्स्ट है अपना इन क्षेत्रों में वैकल्पिक भूमि उपयोग अल्टरनेट लैंड यूज सिस्टम का सुझाव दिया जाता है। इसके अंदर क्या सुझाव दिया जाता है, वैकल्पिक भूमि उपयोग का सुझाव दिया जाता है जो अपनी ड्राई फार्मिंग है ना उसके अंदर साथियों। नेक्स्ट है नमी संरक्षण पर मुख्य जोर दिया जाता है। जो मैंने पहले बताया आपको कि नमी संरक्षण नहीं कर पाओगे तो खेती नहीं कर पाओगे, तो नमी संरक्षण पर इसके अंदर मुख्य जोर दिया जाता है। क्योंकि मेन क्या है, मेन पॉइंट ही यह है कि वार्षिक वर्षा है जो 750 मिमी से कम है, तो उसमें तो जाहिर है आपको नमी संरक्षण करना ही पड़ेगा, तो इसमें नमी संरक्षण को जोर दिया जाता है। फसल उगाने की अवधि ग्रोइंग पीरियड अपना 75 दिन का होता है, मतलब 75 दिन से कम होता है। इसमें क्या होता है साथियों, ड्राई फार्मिंग है अपनी, उसके अंदर वही फसल उगाई जाएंगी जिनका ग्रोइंग पीरियड 75 दिन से कम होता है। ऐसी फसलें जिनका ग्रोइंग पीरियड 75 दिन से कम होता है वही फसलें यहाँ पर उगाई जाती है साथियों, जो ड्राई फार्मिंग है उसके अंदर साथियों। तो ये मेजर बातें थी ड्राई फार्मिंग के बारे में, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इन्हें आप नोट करना चाहें नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक बार मैं इनको क्लियर कर देता हूं ताकि आपको नोट करने में साथियों आसानी हो। आप इसके अंदर डाल सकते हैं पॉइंट डाल के, और फिर फर्स्ट प्रकार है वो लिख के और इसे नोट कर सकते हैं। पॉइंट मैंने आपको बता ही दिया। प्राप्त वर्षा के आधार पर कौन कौन से प्रकार होते हैं अपने शुष्क भूमि कृषि के, तो वो पॉइंट डाल के फर्स्ट टाइप लिख के ड्राई फार्मिंग लिख लीजिए। इसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी स्लाइड पर ऑलरेडी नोट है, आप इन्हें नोट करें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले साथियों। फिर अपन आगे बढ़ते हैं सेकंड प्रकार। नोट कर लिया तो साथियों आगे बढ़े, नेक्स्ट प्रकार पढ़ेंगे। और इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों, जो अपन टॉपिक्स कवर कर रहे हैं, जो कृषि वर्ष आपको मटेरियल दे रहा है जेड से रिलेटेड, वो वन ऑफ द बेस्ट मटेरियल है साथियों, वन ऑफ द बेस्ट है साथियों। उसके अंदर हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से चीजें नोट की हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता रहे हैं साथियों। तो आप इन क्लासों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल कृषि वर्ष द यूनिवर्स ऑफ एग्रीकल्चर को साथियों सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हम जल्द ही जो अपना जेट एग्जाम होने वाला है 27 तारीख को, उसको लेकर एक टेस्ट सीरीज लॉन्च करने वाले हैं साथियों, जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है साथियों। तो आप ज्यादा से ज्यादा हमारी क्लासों को शेयर करें साथियों। चलिए अपनी नेक्स्ट टाइप है जो अपना पढ़ रहे थे अपन, फर्स्ट पढ़ लिया अपने ड्राई फार्मिंग, नेक्स्ट अपन टाइप पढ़ेंगे साथियों शुष्क भूमि खेती, ड्राई लैंड फार्मिंग साथियों। तो इसके अंदर क्या क्राइटेरिया है, इसके अंदर क्या सिस्टम, अपन बात करते हैं साथियों। उन क्षेत्रों में फसलों की खेती जहां पर वार्षिक वर्षा 750 मिमी से अधिक लेकिन 1150 मिमी से कम है, को शुष्क भूमि खेती कहते हैं साथियों। इसमें क्या सिस्टम है साथियों, मैं आपको बताता हूं कि उन क्षेत्रों में जहां पर 750 मिमी से तो अधिक है वर्षा लेकिन 1150 मिमी से कम वर्षा है, उन क्षेत्रों को बोलते हैं ड्राई लैंड फार्मिंग, यानी शुष्क भूमि कृषि, वहां पर की जाती है शुष्क भूमि खेती साथियों। समझ गए आप लोग। तो अगर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं साथियों, अर्ध शुष्क क्षेत्रों में सेमी एरिड एरियाज, कौन से, जो अपने सेमी एरिड एरियाज हैं साथियों, उनमें मृदा नमी और मृदा संरक्षण के उपाय शुष्क भूमि कृषि अभ्यास करने के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अंदर क्या होता है साथियों, इसके अंदर होता है मृदा नमी मृदा संरक्षण के उपाय किए जाते हैं जिससे नमी संरक्षण कर सके अपन। इसका पॉइंट यही है कि नमी संरक्षण कर सके ताकि अपन फसल अच्छी ले सके साथियों। अब इसके अंदर अपन बात करते हैं फसल उगाने की अवधि यानी ग्रोइंग पीरियड अपना,
200 दिन से कम हो, तो मतलब जो इसके अंदर वही फसलें उगाई जाएंगी जिनका ग्रोइंग पीरियड है साथियों वो 200 दिन से कम हो। जिनका ग्रोइंग पीरियड कितना हो, 200 दिन से कम, वही फसलें इसके अंदर सक्सेस हैं, आप वही फसलें उगा सकते हैं। और क्राइटेरिया आपको बता ही दिया, उनका क्राइटेरिया 750 मिमी से तो अधिक और 1150 मिमी से कम बरसात होती है, उन क्षेत्रों को अपन बोलते हैं शुष्क भूमि खेती, वहां पे ड्राई लैंड फार्मिंग की जाती है साथियों। तो ये इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। इसके अंदर भी वही है, आप खेती तब कर पाओगे जब ज्यादा से ज्यादा आप नमी संरक्षण कर पाओगे साथियों, क्योंकि यहाँ पे भी बरसात है, होती है, लेकिन उतनी नहीं होती जितनी अपने को जरूरत होती है साथियों। तो ये कुछ पॉइंट्स थे इसके बारे में, आप लोग नोट कर लीजिए। मैं एक बार इसको इरेज कर देता हूं ताकि आपको नोट करने में साथियों आसानी हो, और इसको आप नोट कर लीजिए टाइप सेकंड लगा के, और फिर उसके बाद आप लोग नोट कीजिए। शुष्क भूमि खेती, ड्राई लैंड फार्मिंग साथियों, इसके बारे में अपन ने बात की और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे अपन ने इसके बारे में बता दिए साथियों आपको। तो आप लोग नोट कर लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहे आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं स्क्रीन से हट गया हूं एक बार। चलिए नोट कर लिया तो आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट टाइप ना, जो थर्ड टाइप है, वर्षा आधारित खेती, रेनफेड फार्मिंग साथियों। वर्षा आधारित खेती वह खेती जो सिर्फ वर्षा पे निर्भर होती है, वर्षा जल पर निर्भर होती है, उस खेती को कहते हैं अपन रेनफेड फार्मिंग साथियों। इसमें अपन बात करते हैं उन क्षेत्रों में फसलों की खेती जहां पर वार्षिक वर्षा 1150 मिमी से अधिक होती है, वो वर्षा आधारित खेती कहते हैं। वह क्षेत्र जहां पर 1150 मिमी से अधिक वर्षा होती है, यानी वहां पर बरसात होती है और उसके आधार पर ही जो खेती की जाती है उसे कहते हैं रेनफेड फार्मिंग साथियों। इसमें जल निकास, ड्रेनेज का मुख्य जोर दिया जाता है, इसमें जल निकास पर मुख्य जोर दिया जाता है। जल निकास पर कैसे, कि आपका खेत समतल नहीं है तो वहां पर वर्षा अधिक होगी, आपने कोई भी बीज बो रखा है, कोई भी सीड बो रखा है, सोइंग हो रखी है, तो उसके अंदर बरसात अधिक होगी और वो पानी एक जगह एकत्रित हो गया तो वहां पर सीड जर्मिनेट नहीं हो पाता साथियों। उसके अंदर आपके खेतों के अंदर ड्रेनेज की व्यवस्था होनी चाहिए साथियों, जल निकास की व्यवस्था होनी चाहिए, तभी आप लोग अच्छे से उसमें प्रोडक्शन ले सकते हैं साथियों। ये था इसके अंदर पॉइंट। अगला है फसल उगाने का मौसम, मतलब जो फसल उगाने का ग्रोइंग पीरियड है वो कितना हो, 200 दिन से अधिक होता है साथियों। इसमें वही क्रॉप्स उगाई जाती हैं, वही फसल उगाई जाती है जिनका ग्रोइंग पीरियड 200 दिन से अधिक होता है। अपन ने फर्स्ट बात की ड्राई फार्मिंग, उसमें क्या था, उसके अंदर क्या था, उसके अंदर था अपना 75 दिन से, क्या था, 75 दिन से कम। जो ड्राई फार्मिंग थी उसके अंदर क्या था, 75 दिन से कम। फिर अपन ने बात की अगली नेक्स्ट ड्राई लैंड फार्मिंग, उसके अंदर क्या था, उसके अंदर था 200 दिन से कम, उसके अंदर क्या था, 200 दिन से कम। उसके बाद अपन ने थर्ड बात की रेनफेड फार्मिंग, उसके अंदर क्या था ग्रोइंग पीरियड, उसके अंदर था 200 दिन से अधिक। तो ये अपने जो ग्रोइंग पीरियड्स हैं, तीनों जो अपने टाइप्स हैं उनके ये ग्रोइंग पीरियड्स है साथियों, कि किस टाइप की, किस ग्रोइंग पीरियड की फसल इनके अंदर उगानी चाहिए। फर्स्ट था ड्राई फार्मिंग, 75 से, मतलब जिनकी जर्मिनेशन, जिनका ग्रोइंग पीरियड कितना होता है, 75 दिन से कम होता है उसको। नेक्स्ट था 200 दिन से कम, जो ड्राई लैंड फार्मिंग थी उसका क्या क्राइटेरिया था, ग्रोइंग पीरियड 200 दिन से कम। नेक्स्ट थी अपनी वर्षा आधारित खेती यानी रेनफेड फार्मिंग, उसका क्या है, 200 दिन से अधिक। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जल की पूर्ति हो रही है साथियों, क्या हो रही है, वर्षा जल की पूर्ति हो रही है साथियों, इस वजह से यहाँ पर 200 दिन से अधिक ग्रोइंग पीरियड वाली खेती की जाती है साथियों। नेक्स्ट है अपनी आर्द्र व उपाद्र क्षेत्रों में खेती की जाती है, मतलब जो आर्द्र और उपाद्र क्षेत्र होते हैं उनके अंदर खेती की जाती है। अपना वाष्पन प्रतिरोधी पदार्थ, एंटी ट्रांसपेरेंट्स। वाष्पन प्रतिरोधी पदार्थ क्या होते हैं साथियों, ऐसे पदार्थ जहां पर, ऐसे पदार्थ, पहले तो वाष्पन जो प्रतिरोधी पदार्थ है उनके बारे में बात कर लेते हैं, फिर इनका यूज क्या है वो बात करेंगे। वाष्पन प्रतिरोधी पदार्थ क्या है साथियों, ऐसे पदार्थ जो वाष्प क्रिया, जो वाष्प जल बनता है उसको कम करते हैं, यानी वाष्पन की क्रिया को कम करते हैं, वे पदार्थ वाष्प प्रतिरोधी यानी एंटी ट्रांसपेरेंट्स कहलाते हैं साथियों। तो अपन इसमें बात करते हैं वाष्पन प्रतिरोधी पदार्थ यानी एंटी ट्रांसपेरेंट साथियों।
पौधों से वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए पौधों की सतह पर सामग्री यानी मटेरियल लगाए जाते हैं। कि पौधों से वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए जो सामग्रियां लगाई जाती हैं वो कहलाती हैं वाष्पन प्रतिरोधी पदार्थ यानी एंटी ट्रांसपेरेंट साथियों। वो क्या कहलाती हैं? एंटी ट्रांसपेरेंट साथियों। इसमें अपन नेक्स्ट बात करते हैं, वाष्पन प्रतिरोधी पदार्थ प्रकाश संश्लेषण को कम करता है। वही चीज है कि वाष्पन प्रतिरोधी पदार्थ क्या करेगा? जो जल वाष्प बनता है उसको कम करेगा। तो प्रकाश संश्लेषण को कम करते हैं एंटी ट्रांसपेरेंट साथियों। वाष्पन प्रतिरोधी पदार्थ प्रकाश संश्लेषण को कम करते हैं साथियों। वाष्पन प्रतिरोधी पदार्थ मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, जिसको अपन नेक्स्ट स्लाइड में बात करने वाले हैं। अभी आप पॉइंट डालिए वाष्पन प्रतिरोधी पदार्थ, एंटी ट्रांसपेरेंस, और फिर उसके बाद ये जो 3-4 बातें हैं ये आप लोग नोट कर सकते हैं। फिर अपन नेक्स्ट बात कर लेंगे वाष्पन प्रतिरोधी पदार्थ मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। वो प्रकार देखेंगे कि कौन कौन से प्रकार के होते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपन। फर्स्ट प्रकार है जो स्टोमेटा बंद करने वाला, स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप, जो अपने स्टोमेटा को क्लोज कर देते हैं। स्टोमेटा को क्लोज करने से क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण कम होगा साथियों। तो इसके बारे में अपन बात करते हैं। ये स्टोमेटा को बंद करने पानी की कमी को कम करते हैं। मतलब मैंने बोला ना कि ये स्टोमेटा को बंद कर देते हैं जिससे प्रकाश संश्लेषण नहीं होता और पानी की कमी नहीं होती साथियों। तो कमी को कम करते हैं, ऐसा नहीं है कि बंद ही हो जाती है, कमी को कम करते हैं साथियों। इसमें उदाहरण के लिए जो अपने जो वाष्पन स्टोमेटा बंद करने वाले कुछ रसायन वगैरह हैं उनके बारे में अपन बात करते हैं। तो उदाहरण है कवकनाशी, फिनाइल मर्क्यूरिक एसिड PMA। ये कुछ अपने कवकनाशी हैं, फिनाइल है, मर्क्यूरिक एसिड है, जो स्टोमेटा बंद करने का कार्य करते हैं साथियों। नेक्स्ट है खरपतवारनाशी, एट्राजीन। कुछ रसायन है साथियों, वो है C2 विकास अवरोधक, ABA एवं CC पोटेशियम मेटाबाई सल्फाइड साथियों। ये कुछ रसायन है जो स्टोमेटा बंद करने का कार्य करते हैं साथियों। तो ये था अपना स्टोमेटा बंद करने वाला, स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप का। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, आप लोग नोट कर सकते हैं। इसमें से साथियों नॉर्मल सा ऐसा है कि जो मटेरियल है उनका यूज करके स्टोमेटा को बंद किया जाता है, जिससे जो प्रकाश संश्लेषण है वो कम होता है साथियों, बस और कुछ नहीं इसमें से। नेक्स्ट है साथियों अपना, हाँ, फिल्म बनाने वाले, फिल्म फॉर्मिंग टाइप्स, है ना। फिल्म फॉर्मिंग टाइप ऐसे पदार्थ भौतिक अवरोधक के रूप में पतली फिल्म यानी सतह बनाकर वाष्पोत्सर्जन को कम करते हैं। ऐसे पदार्थ जो पतली फिल्म यानी सतह बनाकर वाष्पोत्सर्जन को कम करते हैं वो फिल्म फॉर्मिंग टाइप्स कहलाते हैं साथियों। तो इसके अंदर कौन कौन से पदार्थ आते हैं उनके बारे में अपन बात करते हैं। उदाहरण के लिए अपने पास है मोबिलीफ, हेक्साडेकोनोल, सिलिकॉन, तेल, मोम, मिथेनॉल, एसिटिक एल्कोहल। ये कुछ पदार्थ हैं साथियों अपने जो फिल्म फॉर्मिंग टाइप्स पदार्थ है। मतलब फिल्म फॉर्मिंग यानी पतली फिल्म यानी सतह बनाकर वाष्पोत्सर्जन को कम करते हैं। ऐसे ये कुछ पदार्थ हैं जो वाष्पोत्सर्जन को कम करते हैं। और कैसे कम करते हैं? एक पतली फिल्म बनाकर साथियों। आप लोग ये नोट कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहे आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। चलिए नोट कर लिया, आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट टाइप परावर्तित करने वाले यानी रिफ्लेक्टिव टाइप्स। जो रिफ्लेक्टिव यानी जो रिफ्लेक्ट कर दें किसको? प्रकाश को। प्रकाश को क्यों रिफ्लेक्ट कर दें? प्रकाश से क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण से क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण से होगा वाटर की कमी पेड़ के अंदर। तो अपन अगर प्रकाश को ही रिफ्लेक्ट कर दें, उसी को ही परावर्तित कर दें, तो क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण कम होगा तो पानी की कमी कम होगी साथियों। इसमें वही चीजें हैं जिनके बारे में अपन बात कर लेते हैं एक बार। ऐसे पदार्थ सूर्य की विकिरणों को परावर्तित कर पत्ती के तापमान को कम करते हैं, जिससे प्रकाश संश्लेषण कम होता है साथियों, जिसके परिणाम स्वरूप पत्ती से वायुमंडल का वाष्प दाबांतर VPG यानी वाष्प
दाबांतर साथियों कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है, एवं इस तरह वाष्पोत्सर्जन को कम किया जा सकता है। इसमें क्या है साथियों? इसके परिणाम स्वरूप पत्ती से वायुमंडल का वाष्प दाबांतर यानी वीपीजी कम हो जाता है, एवं इस तरह अपन वाष्पोत्सर्जन को कम कर सकते हैं साथियों। और कौन कौन सी चीजें काम में लेते हैं उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। उदाहरण के लिए केओलिन 5%, चाइना क्ले चूने का पानी तथा CaHCO3 ये काम में लिया जाता है साथियों। किसके लिए? एक तरीके से बोले तो प्रकाश को रिफ्लेक्ट करने के लिए ये चीजें काम में ली जाती है। केओलिन 5%, चाइना क्ले चूने का पानी तथा CaHCO3 ये काम में लिया जाता है। किसके लिए? प्रकाश को रिफ्लेक्ट करने के लिए। तो ये था परावर्तित करने वाला यानी रिफ्लेक्टिव टाइप्स। तो इसके बारे में आप लोग नोट कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहें आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं साथियों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट है अपना वर्धिरोधक साथियों। वर्धिरोधक में क्या होता है? ये रसायन प्रोह सूट विकास को कम करते हैं तथा जड़ वृद्धि को बढ़ाते हैं और इस प्रकार सूखे का विरोध करने के लिए पौधों को सक्षम बनाते हैं साथियों। इसमें क्या होता है साथियों? जो सूट होता है अपना तना होता है साथियों, इसकी वृद्धि को तो ये लोग रोक देते हैं और जो अपनी जड़ें होती है इसकी वृद्धि को ये बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं, वृद्धि को बढ़ाते हैं साथियों। जो पेड़ होता है अपना साथियों, उसका जो तना होता है साथियों, ये जो पेड़ का तना है इसकी वृद्धि को तो ये घटा देते हैं और जड़ों की वृद्धि को बढ़ाते हैं साथियों। जिससे क्या होगा? जिससे सूखे का विरोध होगा, पौधा सक्षम बनेगा। जितनी जड़ें ज्यादा नीची होंगी वो पानी की तरफ जड़ें जाएंगी, पौधे को नमी बनी रहेगी, पौधे को वाटर मिलता रहेगा और जिससे क्या होगा? जिससे पौधे में वाटर की कमी नहीं होगी साथियों। नेक्स्ट है ये स्टोमेटा को बंद करने के लिए भी प्रेरित करते हैं। ये स्टोमेटा को बंद करने के लिए भी प्रेरित करते हैं। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर एक रसायन है साइकोसेल CC जो इसके अंदर उपयोग किया जाता है साथियों। तो ये था अपना वर्धिरोधक, फोर्थ जो टाइप था अपना ये है वर्धिरोधक। इसको आप लोग नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नोट हो गया। अपन नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है अपना पवन रोधी पट्टियां, शेल्टर बेल्ट, विंड ब्रेक्स एंड शेल्टर बेल्ट साथियों। तो इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर ये होता है साथियों पवन रोधी पट्टियां या पेड़ों की पत्तियां या झाड़ियां, ये चीजें लगाई जाती है जिस तरफ से हवा आती है उस तरफ लगाए जाते हैं, हवा की दिशा की तरफ, ताकि हवा कम आए साथियों। तो इसमें क्यों लगाई जाती है इसके बारे में बात करते हैं अपन। विंड ब्रेक ऐसी संरचना है जो हवा के प्रवाह को तोड़ती है, जो हवा का प्रवाह होता है ना उसको तोड़ती है और हवा की गति को कम करती है साथियों। जबकि आश्रय स्थल यानी शेल्टर बेल्ट्स होती हैं अपनी हवा के खिलाफ फसल की सुरक्षा के लिए हवा की दिशा में लगाए गए पेड़ और झाड़ियों की पत्तियां होती है। शेल्टर बेल्ट्स तो क्या होती हैं साथियों? पेड़ों की पत्तियां होती हैं और झाड़ियां होती हैं साथियों। और जो विंड ब्रेक्स होती हैं ये क्या होती हैं? ये होती हैं एक तरीके से पट्टियां होती हैं साथियों, विंड ब्रेक्स होती हैं। इसमें क्या होता है? विंड ब्रेक व शेल्टर बेल्ट नुकसान पहुंचाने वाली हवाओं के खिलाफ विंडवार्ड की तरफ पेड़ों की ऊंचाई 5 से 10 गुना, मतलब 5 से 10 गुना तथा लीवर्ड की तरफ पेड़ों की ऊंचाई 30 गुना तक सुरक्षात्मक आश्रय प्रदान करते हैं साथियों। इसमें क्या है साथियों? इसमें जो विंड ब्रेक्स होती हैं और शेल्टर बेल्ट्स होती है ना, नुकसान पहुंचाने वाली हवाओं के खिलाफ विंडवार्ड में की तरफ पेड़ों की ऊंचाई, कि पेड़ों की ऊंचाई होती है ना उससे 5 से 10 गुना तथा लीवर्ड की तरफ पेड़ों की ऊंचाई 30 गुना तक सुरक्षात्मक प्रदान करती है, मतलब हवा से उनकी सुरक्षा करती है। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। तो साथियों अपन इसमें डिटेल बात कर रहे हैं शुष्क खेती के बारे में, तो इसको आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल कृषि वर्ष द यूनिवर्स ऑफ एग्रीकल्चर को सब्सक्राइब करें साथियों। इसके अंदर अपन ने डिटेल्स में बात कर रहे हैं साथियों, हर एक चीज के बारे में, शुष्क खेती के बारे में अपन ने कंप्लीट बात की, फिर जो एंटी ट्रांसपेरेंट्स है उनके बारे में बात की, अभी ये जो हवा
रोधी पट्टियां और वगैरह इनके बारे में अपन बात कर रहे हैं साथियों। तो आपको क्लास ज्यादा से ज्यादा शेयर करनी है साथियों। नेक्स्ट है अपना, ये उसी का ही है, जो शेल्टर बेल्ट्स है और विंड ब्रेक्स है उनके बारे में ही है। शेल्टर बेल्ट के निकट के क्षेत्र में वायु की गति में लगभग 60 से 80% की कमी होती है। जो शेल्टर बेल्ट हैं उनके निकट के क्षेत्र में वायु की गति को लगभग 60 से 80% तक कम किया जा सकता है साथियों, ये कमी होती है साथियों। नेक्स्ट है 40 से 50 किमी प्रति घंटा वायु की गति वाले क्षेत्रों में 300 मीटर के अंतराल पर विंड ब्रेक पुनः लगाए जाते हैं। तो ये उन्हीं के साथ आप लोग नोट कर सकते हैं, जो पिछला अपना चल रहा था उसी में नीचे और नोट कर लीजिए, उसी के 2 पॉइंट्स थे साथियों। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए, हो गया नोट, आगे बढ़ते हैं। तो साथियों आज की क्लास में इतना ही। अपन ने बात की शुष्क खेती के बारे में कंप्लीट डिटेल्स में, एंटी ट्रांसपीरेंट्स क्या होते हैं उनके बारे में अपने बात की, पवन रोधी पट्टियां, जो शेल्टर बेल्ट्स हैं, विंड ब्रेक्स हैं, इनके बारे में अपन ने कंप्लीट बात की। तो अपन ने इसमें डिटेल्स में पढ़ा कि कैसे अपन प्रकाश संश्लेषण को कम कर सकते हैं, कि वर्षा जल पर अपन कैसे खेती कर सकते हैं, ये सब चीजें अपन ने इस वीडियो के अंदर बात की। फुल्ली डिटेल वीडियो है और जेट के भी यहाँ पे और सीयूटी के भी यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है साथियों। इसके अंदर से हमेशा सर साथियों क्वेश्चन पूछा जाता है हर एग्जाम में, जेट हो सीयूटी हो, हमेशा इसके अंदर एक ना एक क्वेश्चन हमेशा पुट होता है साथियों। तो आप इसको आराम से पढ़े साथियों। आपको अगर ये पैनल पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल कर्सिवस द यूनिवर्स ऑफ एग्रीकल्चर पर जाकर ये पैनल पीडीएफ ज्वाइन करके ले सकते हैं साथियों। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, आपकी जेट की एग्जाम है उससे रिलेटेड हम जल्द ही टेस्ट सीरीज लॉन्च करने वाले हैं साथियों, जो भी टेलीग्राम पर होगी आपके लिए फ्री होगी साथियों। तो आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं साथियों। और साथ ही साथ आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें और हमारी क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद साथियों।